हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों श्यानता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था बच्चों, स्टॉक का नियम क्या होता है और उसका जो अंतिम वेग है वह उसका समीकरण हम लोगों ने प्राप्त किया था। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों, है ना, धारा रेखीय प्रभाव तथा विक्षुब्ध प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो और ट्रेवलेंट फ्लो भी हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर धारा रेखीय प्रवाह के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ बच्चों। देखिए, धारा रेखीय प्रवाह क्या है ना, धारा रेखीय प्रवाह, है ना, धारा रेखीय प्रवाह को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये बात आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, जब किसी द्रव, है ना, देखिए जब द्रव्य, देखिए जब द्रव्य प्रवाहित होता है ना, जब द्रव्य प्रवाहित होता है तो, है ना, तो प्रवाह के समय, है ना, तो प्रवाह के समय में किसी बिंदु पर, प्रवाह के समय में किसी बिंदु पर समय के साथ वेग, है ना, समय के साथ प्रवाह का वेग, या फिर कह सकते हैं कि वेग नियत हो तो इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहा जाता है ना, धारा रेखीय प्रवाह कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये समझिए कि जब द्रव्य प्रवाहित होता है तो प्रवाह के समय में किसी बिंदु पर समय के साथ वेग नियत हो तो उस, है ना, प्रवाह को हम लोग धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि एक, है ना, एक ट्रैक बनाते हैं, है ना, एक नली बनाते हैं जिस पर द्रव्य क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। मान लेते हैं कि इस पर जो है इस प्रकार द्रव्य जो होता है प्रवाहित हो रहा है। इस पर हम 3 बिंदु पर विचार करते हैं बच्चों। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। इस बिंदु का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो यहाँ पर जो द्रव्य प्रवाहित होगा, है ना, यहाँ पर जो द्रव्य प्रवाहित होगा उसका वेग जो है हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रैक, ये जो आप देख रहे हैं कि वक्र आकार का जो एक ट्रैक है मेरे पास, जो नली है, इस नली में जो द्रव्य का जो प्रवाह का जो रेखा है ना, इस रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है प्रवाह का वेग। तो यहाँ पर भी वेग इस दिशा में होगा और यहाँ पर भी वेग जो है बच्चों इस तरह करके होगा। तो हम कह रहे हैं बच्चों कि मान लेते हैं कि जो द्रव्य इसमें प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक क्षण जो है द्रव्य ए पर आता है, द्रव्य बी बिंदु पर भी आता है, द्रव्य सी बिंदु पर भी आता है। यदि इस बिंदु पर द्रव्य का वेग समय के साथ बदलता नहीं है तो इस प्रकार के प्रवाह को हम लोग धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर द्रव्य का वेग v1 है, यहाँ पर द्रव्य का वेग v2 है और यहाँ पर द्रव्य का वेग v3 है। तो मान लेते हैं कि द्रव्य इसमें प्रवाहित हो रहा है। अब द्रव्य जब ए बिंदु पर आया तो द्रव्य, है ना, उस द्रव्य का वेग v1 हो गया। जब वह बी बिंदु पर गया तो उस द्रव्य का वेग v2 हो गया, और जब इस बिंदु पर आया तो द्रव्य का वेग v3 हो गया। इसी प्रकार अब क्या हुआ, ये द्रव्य तो प्रवाहित होकर के नली से बाहर निकल गया। जब दूसरा द्रव्य जब पुनः जब नली में प्रवाहित होगा तो वह ए बिंदु पर आएगा तो उस द्रव्य का वेग भी v1 होगा, बी पर आएगा तो v2 होगा, सी पर आएगा तो v3 होगा। पुनः इसी क्रमागत रूप से जब नली में द्रव्य प्रवाहित होता है और द्रव्य जब इन बिंदुओं पर पहुंचता है तो द्रव्य का वेग वही होता है जो उनके पूर्ववर्ती, है ना, द्रव्य के कणों का वेग था। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम लोग धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह उस प्रकार के प्रवाह को कहते हैं कि जिसमें द्रव्य के कण अपने पूर्ववर्ती मतलब आगे वाले कण का अनुसरण करते हैं, नकल करते हैं। इस प्रकार भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन जो बताया हूँ उसको लिख करके बता देता हूँ कि देखिए, माना नली में, देखिए माना नली में प्रवाहित द्रव्य, है ना, द्रव्य क्रमशः ए बी
तथा सी बिंदु पर वेग v1 v2 तथा v3 है। v1 v2 तथा v3 है। देखिए प्रवाह के समय है ना, प्रवाह के समय है ना, जब द्रव्य इस बिंदु पर पहुंचता है, प्रवाह के समय द्रव्य जब इस बिंदु पर पहुंचता है तो उसका वेग है ना, तो उसका वेग परिवर्तित नहीं होता है, है ना। देखिए इस द्रव्य के पीछे वाले द्रव्य का वेग भी इन बिंदुओं पर वही रहता है जो इसके पूर्ववर्ती है ना, जो इसके पूर्ववर्ती द्रव्य के कण का वेग था, है ना। तो इस प्रकार का वेग को हम लोग क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार का है ना प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। बात समझ पा रहे हैं बच्चों आप लोग, है ना। पुनः एक बार समझाता हूँ धारा रेखीय प्रवाह क्या है। कि मान लेते हैं कि नली में कोई द्रव्य जैसे प्रवाहित हो रहा है, तो है ना, समय के साथ जो है इस नली में द्रव्य बहते जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई द्रव्य पर विचार करिए जो कि इस क्षण प्रवाहित हो रहा है, तो वह कण, द्रव्य का जो कण है A पर आता है तो उसका वेग v1 है, पुनः B पर जाता है तो उसका वेग v2 हो जाता है, पुनः C पर जाता है तो उसका वेग v3 हो जाता है, और अंततः वह द्रव्य नली से बाहर निकल जाता है। तो इसके पीछे वाले द्रव्य भी जब प्रवाहित होते हुए A पर आएगा तो उसका वेग भी v1 हो जाएगा, है ना, वेग B बिंदु पर v2 हो जाएगा और C बिंदु पर भी v3 हो जाएगा और पुनः बाहर निकल जाएगा। पुनः पीछे वाले कण भी आएंगे तो इन बिंदुओं पर वेग उनका v1 v2 v3 होगा, और यह प्रवाह है ना चलता जाएगा। तो इस प्रकार यदि प्रवाह नली में होता है तो उस प्रवाह को हम लोग धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। तो इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि आगे निकल जाने वाले द्रव्य जिस प्रकार प्रवाहित हुआ था उसी प्रकार पीछे वाला द्रव्य भी प्रवाहित हो रहा है। इसका मतलब है कि धारा रेखीय प्रवाह में है ना प्रवाहित द्रव्य है ना अपने पूर्ववर्ती मतलब पहले वाले द्रव्य का अनुसरण करता है ना। तो यहाँ पर भी हम वही बात लिख देते हैं कि देखिए धारा रेखीय प्रवाह में, थोड़ा ध्यान दीजिए कि धारा रेखीय प्रवाह में द्रव्य अपने पूर्ववर्ती मतलब पहले वाले द्रव्य अपने पूर्ववर्ती द्रव्य कणों का अनुसरण करता है, द्रव्य कणों के गति का अनुसरण करता है ना। तो उसको हम लोग धारा रेखीय प्रवाह हम लोग कहते हैं बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए धारा रेखीय प्रवाह का कुछ गुण होता है, मैं वही लिख देना चाहता हूँ कि धारा रेखीय प्रवाह का है ना, धारा रेखीय प्रवाह का गुण क्या होता है, आप लोग इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। देखिए धारा रेखीय प्रवाह है ना, जब आप लोग एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ बच्चों धारा रेखीय प्रवाह का, कि मान लेता हूँ थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर कि ये क्या है, एक टंकी है बच्चों, है ना, और इसमें एक नली लगी हुई है। इस प्रकार इसमें एक नली लगी हुई है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए इसमें द्रव्य को मैं भर देता हूँ, है ना, इसमें जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, एकदम प्योर वाटर, और यहाँ पर एक स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है। इस प्रकार जो है स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है ना। और ये नली जो है काफ़ी जो है महीन नली है, मतलब सकरी नली है। कैसा है, नैरो, इसको सकरी भी कहते हैं, पूरा नैरो है ये। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉर्क को इस प्रकार खोलते हैं बच्चों कि इसमें जो है कि
द्रव्य इस प्रकार प्रवाहित हो कि लगे कि द्रव्य जो होती है कि एक सूता की जैसा, एक महीन पतला सूता की तरह जो होती है इस नली से गिर रही है, इस प्रकार, है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 2-4 बूंद जो है स्याही का, इंक का इसमें हम लोग डाल देंगे, या आप नील भी जो है कपड़ों में जो नील दिया जाता है उसको भी आप डाल सकते हैं, नील में इसको डाल दीजिए, नील 2-4 बूंद जो है पानी में नील डाल दीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि वह नील जो है एक सूता की तरह जो होती हुई जो है इस प्रकार बहते हुए इस नली पर आएगा और आराम से इससे बाहर निकल जाएगा, है ना। एक पतली उसकी लेयर बन जाएगी, एकदम महीन पतला सूता की तरह आकृति हो जाएगी उसका। तो इस प्रकार आपको प्रतीत भी नहीं होगा बच्चों की इस नली से पानी गिर भी रही है, मतलब वो एक इस प्रकार लेयर बन जाएगा वहाँ पर कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पानी गिर ही रहेगा, लगेगा कि पानी स्थिर खड़ी है ना, लेकिन उससे पानी गिर रही है। तो इस प्रकार का फ्लो को हम लोग धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। तो धारा रेखीय प्रवाह का कुछ गुण होता है बच्चों, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए कि धारा रेखीय प्रवाह जो होता है कि नली में जब धारा रेखीय प्रवाह होता है तो द्रव्य का जो कण जिस रेखा में गति करता है वो इधर उधर गति नहीं करके एक रेखा में गति करता है ना। धारा रेखीय प्रवाह में द्रव्य के कण जो होती है एक रेखा में गति करती है, इधर उधर गति नहीं करती है, रेखा में। तो इस रेखा को हम लोग धारा, है ना, प्रवाह रेखा कहा जाता है। देखिए धारा रेखीय प्रवाह में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि धारा रेखीय प्रवाह में द्रव्य एक रेखा के, है ना, एक रेखा के अनुदिश या एक रेखा का अनुसरण करते हुए, है ना, एक रेखा का अनुसरण करते हुए है ना प्रवाहित होता है। धारा रेखीय प्रवाह में द्रव्य एक रेखा का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होता है। इस रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए इस रेखा को धारा प्रवाह रेखा कहा जाता है, धारा प्रवाह रेखा कहा जाता है, धारा प्रवाह रेखा कहा जाता है, धारा रेखा प्रवाह कहा जाता है। दूसरा नंबर में, है ना, देखिए यदि धारा प्रवाह या प्रवाह रेखा, यदि धारा प्रवाह रेखा कैसा हो? वक्र के आकार का हो, वक्राकार हो, है ना, वक्राकार हो तो इसके या इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा, तो इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा, तो इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा, है ना, किसे व्यक्त करता है ना। देखिए प्रवाह का वेग को, प्रवाह के वेग की दिशा बतलाता है, प्रवाह के वेग की दिशा को बतलाता है, प्रवाह के वेग की दिशा को बतलाता है। इस बात को समझें। मान ली कि मेरा, है ना, प्रवाह रेखा इस प्रकार है, तो इस पर जो हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे ये क्या बतलाएगा बच्चों? ये प्रवाह की दिशा को बतला रहा है ना। इस बिंदु पर कि उस प्रवाह का या उस द्रव्य कण का वेग की दिशा इधर है, यहाँ पर उस कण के वेग की दिशा इधर है, उस कण के वेग की दिशा इधर है, तो वो प्रवाह के वेग की दिशा को बतलाता है। तीसरा नंबर में एक बात समझिएगा कि नली के अंदर जो होता है बच्चों तो बहुत सारा कण होता है, नहीं, नली के अंदर जो होता है बहुत सारा कण होता है, तो सभी कण जो है क्या करता है? एक प्रवाह रेखा बनाता है ना। देखिए नली के अंदर या धारा रेखीय प्रवाह में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि धारा रेखीय प्रवाह में सभी कण, कौन सा कण? द्रव्य के कण, है ना, सभी कण प्रवाह रेखा बनाता है, प्रवाह रेखा बनाता है। और यह रेखा, आप समझ पा रहे होंगे कि यह रेखा, है ना, यह रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, यह रेखा कभी भी एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, यह रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है बच्चों। तो ये बात समझिए। मान लीजिए कि दो गो रेखा है ना, एक दो कण पर विचार करते हैं कि एक कण जो है प्रवाह रेखा इस प्रकार बनाया, दूसरा कण जो है प्रवाह रेखा इस प्रकार बनाते हुए नली से बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों कण कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। यदि वो प्रतिच्छेद करता है बच्चों तो इस बिंदु पर उस कण का
समझे ना, उस कण का, इस बिंदु पर उस कण का दो दिशा हो जाती है, एक दिशा इधर, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि वह कण जो है इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और वह कण इस दिशा में प्रवाहित होती है। तो जो कि प्रवाह का है ना, धारा रेखीय प्रवाह के नियम के विपरीत है। धारा रेखीय प्रवाह क्या कहता है कि कोई भी कण एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, लेकिन यहाँ पर यह कण जो होती है दो अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो रही है, जो कि धारा रेखीय प्रवाह के नियम के विरुद्ध है। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम यहाँ पे लिखते हैं कि यदि देखिए रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, यदि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, यदि एक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यदि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रवाह का, है ना, प्रवाह का, प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रवाह का दो दिशा हो जाएगा, दो दिशा हो जाएगा, है ना, प्रवाह पर दो दिशा हो जाएगा, जो संभव नहीं है ना, जो धारा रेखीय प्रवाह के लिए संभव नहीं है, जो धारा रेखीय प्रवाह के लिए, जो धारा रेखीय प्रवाह के लिए संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसीलिए प्रवाह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है बच्चों। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए दूसरी तरह का प्रवाह जो यहाँ पर मैं लिखूंगा उसको हम लोग कहते हैं बच्चों अस्तरीय प्रवाह। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अस्तरीय प्रवाह। देखिए क्या होता है अस्तरीय प्रवाह किसको कहा जाता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे बच्चों कि नदी में जब द्रव्य जब प्रवाहित होती है ना, नदी में जब नदी ज़्यादा कुछ गहरा होता है ना, तो आप लोग अक्सर देखते होंगे, तो आप लोग को लगता होगा कि ऊपर का पानी जो होती है बहुत धीरे धीरे बह रही है, लेकिन अंदर का पानी बहुत तेजी से बहती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रवाह जब हो रहा है द्रव्य का, तो वह द्रव्य का प्रवाह जो होती है अलग अलग लेयर में होती है ना, परतों में होती है। ऊपर परत का वेग सबसे कम होता है, नीचे परत का वेग उससे कम होता है ना, उससे ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा होता है, और सबसे नीचे जो होती है सब द्रव्य जो होती है काफ़ी तेज़ी से प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार द्रव्य का परतों में, है ना, प्रवाहित होना, उसको हम लोग कहते हैं अस्तरीय प्रवाह। देखिए द्रव्य का प्रवाह, देखिए द्रव्य का प्रवाह यदि विभिन्न स्तरों में हो, द्रव्य का प्रवाह यदि विभिन्न स्तरों में हो, विभिन्न स्तरों में हो, तो उसे, है ना, तो उसे अस्तरीय प्रवाह कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, अस्तरीय प्रवाह कहा जाता है। विभिन्न स्तर में हो तो उसको हम लोग स्तरीय प्रवाह कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ नियम होता है कि स्तरीय प्रवाह में जब द्रव्य विभिन्न स्तर में प्रवाहित होती है तो एक स्तर में प्रवाहित द्रव्य के कण जो होते हैं दूसरे स्तर में नहीं जा सकते। देखिए स्तरीय प्रवाह में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्तरीय प्रवाह में, देखिए स्तरीय प्रवाह में द्रव्य के कण, स्तरीय प्रवाह में द्रव्य के कण एक स्तर से दूसरे स्तर में नहीं जा सकते, एक स्तर से दूसरे स्तर में नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया होगा स्तरीय प्रवाह क्या। इसके बाद होता है बच्चों विक्षुब्ध प्रवाह। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए कि विक्षुब्ध प्रवाह किसको कहा जाता है ना। देखिए विक्षुब्ध, है ना, विक्षुब्ध प्रवाह किसको कहा जाता है। देखिए द्रव्य का प्रवाह इस प्रकार हो, देखिए द्रव्य का प्रवाह, है ना, द्रव्य का प्रवाह इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि द्रव्य का, कि द्रव्य कण का, है ना, द्रव्य कण का वेग, द्रव्य कण का वेग विभिन्न स्थान में, द्रव्य कण का वेग विभिन्न स्थान में, विभिन्न स्थान में अलग अलग, विभिन्न स्थान में अलग अलग तथा अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो रहा हो, अलग अलग तथा अलग अलग दिशा में, अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो रहा हो, अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो रहा हो, है ना, प्रवाहित हो रहा हो, है ना। बात समझें। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात विक्षुब्ध प्रवाह में, अर्थात विक्षुब्ध प्रवाह में, विक्षुब्ध प्रवाह में द्रव्य कण,
है ना, द्रव्य कण अपने पूर्ववर्ती कण का अनुसरण नहीं करता है। द्रव्य कण अपने पूर्ववर्ती कण का अनुसरण नहीं करता है, अनुसरण नहीं करता है, पूर्ववर्ती कण का अनुसरण नहीं करता है। तो इसको हम लोग विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तो विक्षुब्ध प्रवाह आप लोग देखे होंगे, जब बाढ़ जैसी स्थिति नदियां में जब आती है तो द्रव्य देखते होंगे इधर उधर विभिन्न वेगों से प्रवाहित होती है, तो उस प्रवाह को हम लोग कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। जब नल को आप, है ना, तेजी से खोल देते हैं बच्चों, और पानी उसमें बहुत स्पीड से, बहुत रफ्तार से जब गिरता है, उच्च वेग के साथ गिरता है, तो देखते होंगे कि द्रव्य किस प्रकार जो होती है प्रवाहित होती है, कुछ द्रव्य इधर जा रही है, कुछ द्रव्य उधर जा रही है। तो इस प्रकार के वेग को हम लोग क्या कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। लेकिन धारा रेखीय प्रवाह एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, एक रेखा पर वो प्रवाहित होती है, उसको कहते हैं हम लोग, है ना, धारा रेखीय प्रवाह। तो अब हम लोग चलिए इस प्रवाह से संबंधित जो होती है और कुछ थोड़ी सी बातों को जान लेते हैं, जैसे कि क्रांतिक वेग क्या होता है बच्चों। तो थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करिए बच्चों, क्रांतिक वेग क्या होता है। क्रांतिक वेग, जिसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी भी हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आप यहाँ पर बात समझिए कि देखिए धारा रेखीय प्रवाह, है ना, तथा विक्षुब्ध प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह तथा विक्षुब्ध प्रवाह के बीच का जो प्रवाह होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब यदि प्रवाह को थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, धारा रेखीय प्रवाह हो जाएगा, और थोड़ा सा प्रवाह को थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। तो दोनों प्रवाह के बीच वाला जो प्रवाह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं, है ना, क्रांतिक वेग हम लोग कहा जाता है। इस बात को हम लोग ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी द्रव्य, है ना, किसी द्रव्य या तरल का, किसी द्रव्य या तरल का वह, है ना, वह अधिकतम वेग, किसी द्रव्य या तरल का वह अधिकतम वेग जिस पर, है ना, जिस पर प्रवाह क्या रहता है, धारा रेखीय बना रहता है, जिस पर प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है, प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है ना, उस अधिकतम वेग को, उस अधिकतम वेग को, है ना, उस अधिकतम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिए आप समझने का प्रयास करिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे द्रव्य प्रवाहित हो रहा है, तो अब इस, है ना, ये वह अधिकतम वेग है, ज़्यादा से ज़्यादा वह वेग है, क्योंकि और ज़्यादा वेग यदि कर देंगे तो वह विक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्रांतिक वेग को बनाए रखने के लिए अधिकतम वेग, मतलब इससे यदि आप कम वेग कर देंगे तो वह हो जाएगा धारा रेखीय प्रवाह, पूर्णतः धारा रेखीय प्रवाह हो जाएगा, है ना, धारा रेखीय प्रवाह। और उससे यदि थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे तो ये हो जाएगा विक्षुब्ध प्रवाह। यहाँ पर समझ पा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, वह विक्षुब्ध प्रवाह। तो विक्षुब्ध प्रवाह में तो द्रव्य का अधिकतम वेग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वेग हो सकता है, बहुत ज़्यादा वेग होता है ना, और इसमें क्या होता है, कम वेग होता है ना। तो कम और अधिक, बहुत अधिक के बीच में जो अधिकतम वेग होता है, जो अधिक से अधिक वेग है, जो वो क्या बोलता है, धारा रेखीय प्रवाह को बनाए रख सकता है। मान लेते हैं कि आपने धारा रेखीय प्रवाह की स्थिति को प्राप्त कर लिया, है ना, नली में प्रवाहित द्रव्य के धारा रेखीय प्रवाह की स्थिति को आपने प्राप्त कर लिया। अब नली में क्या करिए, द्रव्य के वेग को बढ़ाइए, तो आप देखेंगे कि और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो धारा रेखीय बना हुआ है, और ज़्यादा बढ़ाइए तो धारा रेखीय बढ़ा हुआ है, और ज़्यादा बढ़ाइए द्रव्य का वेग तो देखिएगा धारा रेखीय बना हुआ है। लेकिन अब जैसे ही उसको बढ़ाएं कि वो क्या हो गया, विक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित हो गया। तो विक्षुब्ध प्रवाह में जो बढ़ाए थे वेग, उससे पहले वाले वेग को हम लोग क्रांतिक वेग कहते हैं। मतलब क्रांतिक वेग के बाद का वेग विक्षुब्ध प्रवाह होता है, इस बात को आप समझ जाइए। और उससे कम वाला वेग जो होता है वो क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह होता है ना। तो धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह के बीच वाला जो वेग होता है ना, अधिकतम वेग जिस पर कोई प्रवाह जो होती है धारा रेखीय बनी रहती है, उसको हम लोग क्रांतिक वेग हम लोग कहते हैं। तो इस बात को आप लोग समझ जाइए। तो एक बात यहाँ पर समझिए बच्चों कि पोआज़े जो होता है एक वैज्ञानिक का नाम है ना, पोआज़े। यहाँ पे बात समझिएगा कि पोआज़े का समीकरण,
है ना। पोआजे का समीकरण, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। पोआजे का समीकरण जो होता है, ये क्या किया था कि किसी नली में जो द्रव्य धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रहा था, तो प्रति सेकेंड प्रवाहित द्रव्य के आयतन के लिए इसने समीकरण प्राप्त किया था। तो पोआजे ने क्या किया था, देखिए पोआजे ने है ना, पोआजे ने पाया, क्या पाया, पोआजे ने पाया कि जब नली में, है ना, जब नली में प्रवाहित द्रव्य, है ना, जब नली में प्रवाहित द्रव्य धारा रेखीय प्रवाह की स्थिति में होता है, धारा रेखीय प्रवाह की, है ना, धारा रेखीय प्रवाह की स्थिति में होता है, धारा रेखीय प्रवाह की स्थिति में होता है, तो नली से प्रवाहित प्रति सेकेंड, तो नली से प्रवाहित प्रति सेकेंड द्रव्य का आयतन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। बात को समझिएगा कि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो हम पहले यहाँ पर फिगर बना देते हैं बच्चों, उसके बाद आप लोग समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये एक नली है जिस पर द्रव्य जो होती है धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रही है ना। इसमें द्रव्य जो होती है धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रही है। इस नली की जो होती है त्रिज्या जो है बच्चों, यहाँ से त्रिज्या इसका R है, और दोनों सिरों के बीच में जो दावांतर स्थापित किया गया है ना, वो दावांतर है P। मतलब दावांतर मतलब इस यहाँ का दाब P1 है और यहाँ का दाब P2 है। तो द्रव्य यदि इधर प्रवाहित हो रहा है तो दाब कौन सा बड़ा होगा, P1 बड़ा होगा, तभी ना वो द्रव्य को इधर धकेल के उधर ले गया बच्चों। तो P1 बड़ा होगा, तो दावांतर कितना हो जाएगा, P1 माइनस P2 हो जाएगा। इसी को हम लोगों ने क्या माना है, P। तो दोनों सिरों के बीच में दावांतर है P। अब यहाँ पर जो द्रव्य प्रवाहित हो रहा है उस द्रव्य का श्यानता गुणांक है ईटा, है ना, और इस नली की जो लंबाई है वो है L। इस बात को समझ पाए होंगे। तो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला देखिए, प्रति सेकेंड प्रवाहित द्रव्य का आयतन, देखिए प्रति सेकेंड प्रवाहित द्रव्य का आयतन, प्रति सेकेंड प्रवाहित द्रव्य का आयतन सबसे पहला बात किस पर निर्भर करता है बच्चों, दोनों सिरों के दाबांतर के समानुपाती होता है। दोनों सिरों पर आरोपित दाबांतर, दोनों सिरों पर आरोपित दाबांतर के समानुपाती होता है, आरोपित दाबांतर के समानुपाती होता है। बात समझ में आ गया। दूसरा नंबर में जो निर्भर करता है वो त्रिज्या, नली की त्रिज्या के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। नली के त्रिज्या के, है ना, नली के त्रिज्या के चतुर्थ घात, फोर्थ पावर ऑफ रेडियस, है ना, चतुर्थ घात, नली के त्रिज्या के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा नंबर में जो होता है बच्चों, अब देखिए द्रव्य के श्यानता गुणांक, द्रव्य का श्यानता गुणांक के, द्रव्य का श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद डी नंबर में जो होगा बच्चों वो होता है, देखिए नली की त्रिज्या लंबाई, नली की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नली के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नली के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब है कि प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्य का आयतन वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर किया। सबसे पहला क्या होता है कि भी समानुपाती, पी देख रहे हैं दावांतर के समानुपाती होता है। उसके बाद क्या होगा, भी समानुपाती होता है चतुर्थ घात, त्रिज्या के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। उसके बाद भी समानुपाती देखते हैं क्या होता है, श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए 1/η होगा। इसलिए भी जो समानुपाती होता है एक 1/L, मतलब लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि सबको हम लोग यदि मिलाएंगे बच्चों तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ PR⁴ मिलता है। तो समानुपाती को जब हम लोग तोड़ेंगे तो एक नियतांक देंगे K, जहाँ V = K, और यहाँ हो गया PR⁴/L, जहाँ K एक नियतांक है ना। देखिए जहाँ यहाँ लिख देते हैं, जहाँ K एक
जहाँ के एक नियतांक है ना, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है, जिसका मान π/8 के बराबर होता है। इसका मतलब के का मान कितना होता है, π/8। तो प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्य का आयतन जो होता है वो क्या हो गया, देखिए π/8 PR⁴/η L। इसी को हम लोग पोआजे का समीकरण भी हम लोग कहते हैं, है ना। तो पोआजे ने क्या पाया बच्चों, आप लोग यहाँ पर जान पाए कि पोआजे ने क्या किया कि नली में प्रवाहित प्रति सेकेंड द्रव्य का आयतन ज्ञात किया। आप लोगों को ये बात मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों कि इंटरमीडिएट में इसका समीकरण का डेरिवेशन नहीं है ना। जब आप लोग आगे क्लास में जाइएगा और फिजिक्स जब पढ़िएगा बच्चों तो वहाँ पर उसका काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, आप लोग उसको करिएगा तो काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग लिमिटेड हैं, हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं बता सकते। तो एक बात और समझने का प्रयास करिए कि नली में जो धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है उसमें प्रति सेकंड कितना द्रव्य प्रवाहित होगा उसका समीकरण तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। लेकिन एक बात यहाँ और समझिए कि नली में धारा रेखीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए कितनी बल की जरूरत होती है उसका मान हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए नली में धारा रेखीय प्रवाह, नली में धारा रेखीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए, नली में धारा रेखीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल, बनाए रखने के लिए नली में धारा रेखीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या है, आवश्यक बल, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं, देखिए प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्य का आयतन तो हम लोग निकाल लिए हैं। तो V = कितना हो गया, π/8, यहाँ हो गया PR⁴/η L। इससे हम लोग P कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, P। तो P का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 8η L, यहाँ से सब V के साथ चला जाएगा, 8η L और यहाँ पर आ गया आपका V और नीचे में आ जाएगा देखिए πr⁴, है ना, πr⁴। तो P का हम लोग का वैल्यू कैलकुलेट हो गया बच्चों। तो आप लोग दाब का परिभाषा जानते हैं बच्चों, देखिए है ना, दाब के परिभाषा से तो दाब का परिभाषा क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि P होता है F/A, है ना। तो यहाँ से F का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो F कितना हो गया, F हो गया देखिए P और यहाँ पर हो गया A। तो P का वैल्यू हम लोग यहाँ, जहाँ A क्या है, यहाँ A नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जहाँ A जो है नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो वो क्या है, A हम लोग नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और नली मेरा कैसा है देख पा रहे हैं, ये वाला जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो वृत्त के आकार का है और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो A हम लोग जानते हैं कि πr² होता है। तो यहाँ P का वैल्यू और A का वैल्यू दोनों रखते हैं। तो F P का वैल्यू कितना हो गया, 8η यहाँ हो गया πr⁴ और इंटू A का वैल्यू कितना हो गया, πr²। तो सारी बातों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। देखिए पाई कैंसिल हो गया, r² r⁴ कैंसिल हो गया। तो F जो हमको प्राप्त होगा वो कितना हो गया, 8η L/r²। ये बल है, ये आवश्यक बल है जो कि नली में धारा रेखीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है ना। तो इस बल पर कोई भी प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है, जब इससे ज़्यादा बल लगाइएगा तो वो विक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित हो जाता है नली में, बात समझे। तो ये आवश्यक बल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यह आवश्यक बल, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यह आवश्यक बल है ना, यह आवश्यक बल नली में धारा रेखीय प्रवाह, नली में धारा रेखीय प्रवाह को बनाए रखता है, नली में धारा रेखीय प्रवाह को बनाए रखता है। तो ठीक है बच्चों, है ना। आज आप लोग इस वीडियो को काफ़ी इंजॉय किया बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा समझा, है ना, विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है और पोआजे का समीकरण क्या होता है। नली में यदि द्रव्य का प्रवाह धारा रेखीय बना हुआ है तो प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्य का आयतन ज्ञात किया। नली में धारा रेखीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होती है, आप लोगों ने उसका व्यंजक प्राप्त किया, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ और अच्छे टॉपिक्स के साथ उपस्थित रहूँगा बच्चों। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, है ना, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चों। और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देख करके आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, है ना। तो
आज आप लोगों ने वीडियो देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।